हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बीपीएससी और बिहार से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जीएस के जो इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं उसको देखेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन में आने की संभावना हो सकती है। जैसे कि मैं एक जनजाति के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे ये जनजाति है आपका पिग्मी। आपको ध्यान पे रखना है, जब भी पिग्मी जनजाति की बात करें तो वो कॉन्गो बेसिन है, ठीक है, उससे मतलब अफ्रीकन कंटिनेंट में, उससे ये संबंधित है। ऐसे ही आपका अंगामी जो है आपका नागालैंड, जो कि हमारे देश में है, इससे संबंधित जनजाति है। एनु जो है वो ये बहुत सारे जगहों पे आपको मिलेगा, क्वेश्चंस में आता रहता है। ये जापान से रिलेटेड है। उसके बाद जो है आपका किर्गिज या खिड़गिज, ये आपका मध्य एशिया से जो है आपका संबंधित जो है आपका जनजाति है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका टेराडोसा। टेराडोसा क्या होता है? ये आपका लाल चिकनी मिट्टी मृदा जो होता है उसको हम बोलते हैं टेराडोसा के नाम से भी जानते हैं। निर्माण जो है ये आपका चूना पत्थर, डोलामाइट चट्टानों के अपक्षय जो होता है उससे इसका होता है। इसमें जो है आपका क्ले होता है, सैंड होता है और लोह अयस्क जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। बॉर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता रहता है, जैसे कि आपको पूछ दे सिक्किम की सीमाएं किन किन देशों से लगती हैं। तो सिक्किम की सीमाएं जो है मुख्यतः 3 देश जो है आपका नेपाल, भूटान और चीन, इन तीनों देश से जो है लगती है। आपको अलग अलग डिवीजनों के बारे में, हिमालय का जो डिवीजन है, हिमालय का डिवीजन जो है आपका 2 तरह से किया गया है। एक तो आपका उसका रिवर के सेगमेंट के बेसिस पे किया गया है, दूसरा उसका जो है ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिका, इसके रेंज पे किया गया है। तो अभी हम देखेंगे जो रिवर, जो इम्पोर्टेंट रिवर है वो जो डिवाइड करते हैं उसके बेसिस पे। जैसे कि आपका हो गया कुमाऊं हिमालय, ये आपका सतलज और काली नदियों के बीच में है, तो ये आपको दिमाग पे रखना है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाए पंजाब हिमालय, तो ये आपका सिंधु नदी और सतलज नदी, मतलब पहला तो आपका पंजाब हिमालय ही है जो वेस्टर्न पार्ट में हो गया आपका सिंधु और सतलज। उसके बाद नेपाल हिमालय आती है जो कि आपका काली और तिस्ता नदी के जो है बीच में है। उसके बाद जो है आपका असम हिमालय आता है जो कि आपका तिस्ता से लेकर के दिहांग के जो है रिवर के बीच में जो है ये अवस्थित है। अगर आपको पूछते ये आपका मोलेसिस बेसिन के नाम से कौन जाना जाता है, तो वो है आपका मिजोरम। मिजोरम राज्य जो है भारत का, उसे हम मोलेसिस डिपॉजिट के नाम से, तो बेसिन के नाम से भी जानते हैं। कहीं कहीं आपको पूछा जा सकता है सेडल पीक के बारे में, ये कहाँ पे है? तो भारत में ये आपका अंडमान निकोबार आइलैंड का हाईएस्ट पीक है, जो कि आपका नॉर्थ अंडमान आइलैंड में जो है अवस्थित है। ये आपको दिमाग पे रखना है। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। अगर आपसे कोपेन का जो है आपका जलवायु वर्गीकरण के बारे में पूछा जाए, जो इसके अकॉर्डिंग जो है नॉर्थ बंगाल, उत्तर पूर्वी भारत, जो आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, उसमें किस तरह के जलवायु हैं, तो वो है आपका CWG। CWG का मतलब होता है शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उष्ण जो है आपका जलवायु, जो ह्यूमिड वाला भी रहेगा और जो है गर्मी भी थोड़ा सा रहेगा। तो इस तरह का क्लाइमेट जो है आपका नॉर्दर्न बंगाल और आपका उत्तर पूर्वी भारत का है, ठीक है। अगला पॉइंटर हम देखते हैं जो आपका पॉलिटी से है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 का है, मतलब भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे हम पार्लियामेंट सुधार के नाम से भी जानते हैं। 1909 में पारित हुआ था ये, ठीक है। सर्वप्रथम इसी के द्वारा जो है आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव होता था, उसका जो है प्रावधान किया गया था, जिसमें जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। तो आपको दिमाग पे रखना है। अब हम बात करते हैं आपका संविधान का जो है प्रस्तावना के बारे में, मतलब संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव जो है कब पारित हुआ। तो पारित जब जो हुआ वो है आपका 22 जनवरी 1947 को जो है ये उद्देश्य पारित हुआ था, जो हम अपने देश को जो है, मतलब जो आज़ाद भारत होने वाला है उसको हम संविधान जो है देंगे। तो ये तो बात हो गया इसको कब पारित किया गया। अगर आपसे पूछ दिया जाए ये उद्देश्य जो है आपका संविधान का जो प्रस्तावना का है वो किसने पेश किया, तो वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था, ठीक है। यही प्रस्तावना बाद में जाकर, मतलब यही आपका उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर के प्रस्तावना बना, जिसको हम भारत के प्रीएम्बल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल देखते हैं आपका, वो है आपका आर्टिकल 148। ये आर्टिकल 148 जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मतलब कैग से रिलेटेड है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 280, ये आपका वित्त आयोग से जो है रिलेटेड है, फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। 323A जो है आपका प्रशासनिक अधिकरण है,
ठीक है, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स है आपका उससे रिलेटेड है। और आर्टिकल जो है 315 ये आपका संघ लोक सेवा आयोग से जो है संबंधित जो है आपका अनुच्छेद है। ठीक है, अगर आपको पूछ दे कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछ दे जो इंडियन गवर्नमेंट जो है आपका उसका जो है संघीय, मतलब दो तरह का होता है, यूनिटरी और फेडरल, संघीय और एकात्मक का, तो उसमें कौन सा ऐसा है जो इसको संघीय लक्षण प्रदान नहीं करता है? तो जो एक हरी नागरिकता है, मतलब सिंगल सिटीजनशिप जो है भारत के संविधान का ऐसा गुण है जो कि इससे संघीय लक्षण जो है इसमें नहीं है। ठीक है, मतलब सिर्फ यहाँ पे एक ही नागरिकता होती है, यहाँ पे स्टेट की नागरिकता नहीं होती है। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंटर को हम जानते हैं जो कि आपके इलेक्शन से रिलेटेड। आप लोग कभी कभी मतलब जब इलेक्शन का समय आता होगा तो सुनते होंगे जो फलाने उम्मीदवार का जो है जमानत राशि जो है जब्त हो गया या जमानत जब्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये जमानत राशि का मतलब ये है जो नॉन सीरियस कैंडिडेट को हटाने के लिए जो है ऐसा प्रावधान किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, जो उसको कुछ पैसे को डिपॉजिट करना होता है। ठीक है, तो ये डिपॉजिट जो है उसे तभी रिटर्न मिलेगा अगर जितने भी आपका लीगल वोट पड़ा रहता है, ठीक है, उसका 1/6 अगर उसने प्राप्त नहीं किया, मतलब लोकसभा चुनाव में, वैसे ये विधानसभा चुनाव में भी अगर कोई प्रत्याशी जो है वैध मतों का 1/6 भाग, मतलब 1/6 भाग अगर प्राप्त नहीं करेगा तो जो डिपॉजिट उसने जमा किया है वो उसे जो है जमानत राशि नहीं मिलेगी, वो उसका जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं लोक लेखा समिति के बारे में। मुख्य कार्य क्या है इसका? तो जो अभी अब जस्ट आपने 148 कैग के बारे में जाना है, उसमें जो भारत सरकार के विनियोग लेखाओं पर, मतलब जो कैग का जो प्रतिवेदन की जो है उसकी समीक्षा करना लोक लेखा मतलब समिति की जो है मुख्य कार्य है। सदस्य इसमें कितने होते हैं इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देता है। तो इसमें टोटल 22 सदस्य हैं, जिसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से जो है 7 लिया जाता है। इसमें एक और ध्यान रखना है, जो इसका जो है मंत्री जो है, मतलब जो भी आपका मिनिस्टर होते हैं वो इस समिति के सदस्य नहीं हो सकते हैं कभी भी। ठीक है, हमेशा इसके लीडर जो है अपोजिशन से जो है पार्टी से चुना जाता है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। अगला आर्टिकल एक और इम्पॉर्टेंट है 138, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये जो है आपका संविधान विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय की आधिकारिक और शक्तियों में वृद्धि कर सकती है। अगर आपसे पूछा जाए जो उच्चतम न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट का आधिकारिकता और शक्तियों की वृद्धि करने का अधिकार संसद को कौन सा अनुच्छेद देता है, तो वो है आपका अनुच्छेद 138। यही कैग के बारे में एक और थोड़ा सा पढ़ते हैं। आर्टिकल 148(3) के तहत जो है कैग का जो वेतन है, सेवा शर्तों का निर्धारण जो है वो आपका किसके द्वारा पूछा जा सकता है, इसको कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है या सांसद के द्वारा? तो वो है आपका पार्लियामेंट के द्वारा। सांसद जो है इसका 148 के तहत जो है कैग को वेतन तथा सेवा शर्तों का निर्धारण करता है। कार्यकाल कैग का कितना है, तो 6 वर्ष या मैक्सिमम 65 ईयर, इस दोनों में से जो भी एक हो वो इसका जो है कार्यकाल होता है। अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ चलते हैं, आर्टिकल 200। जैसे आप लोगों ने सुना होगा जो राष्ट्रपति के पास में ऐसा अधिकार होता है जो मनी बिल का और जो ऑर्डिनरी बिल होता है उसे वो होल्ड कर सकता है। तो क्या ऐसा कोई अधिकार राज्यपाल के पास भी है? तो हाँ, वो आर्टिकल 200 जो है राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों से जब पारित हो जाएगा विधेयक, वो जब राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर जो है राज्यपाल के पास जो अधिकार होता है वो क्या है उसमें, तो उस पर वो अपना सहमति, मतलब वो अपना एसेंट दे देगा उसे। ठीक है, या ये हो सकता है उसे रोक करके अतिरिक्त विधेयक को जो है आपका राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है। तो मतलब प्रेसिडेंट के लिए वो उसे होल्ड करके रख सकता है। यह अधिकार उसे कौन सा आर्टिकल देता है, तो आर्टिकल 200 प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट हम जानते हैं, आप लोगों को पता होगा जो सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट जो था वो न्यूलिथिक एज में शुरू हो गया था। ठीक है, तो पहले जो था ऐसा था जो मेहरगढ़ को माना जाता था प्राचीनतम साक्ष्य के रूप में। ठीक है, तभी नवीनतम खोज के आधार पे जो है भारतीय उपमहाद्वीप का जो है प्राचीनतम कृषि साक्ष्य जो है वो कहाँ पे हो गया है अब, लोहरादेव। अगर ऑप्शन में आपको लोहरादेव मिल जाए और मेहरगढ़ भी हो, अब प्राचीनतम कृषि साक्ष्य के बारे में पूछ दे तो वो अभी अब हो गया है लोहरादेव का। ठीक है, जो कि है आपका संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट यूपी में। ठीक है, यहाँ से 9000 BC से 7000 BC के चावल के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन आपको ध्यान पे रखना है चावल का साक्ष्य मिला है। अगर अभी आपको गेहूं और जौ का भी पूछ दे सबसे प्राचीनतम एविडेंस कहाँ से, तो अभी भी वो मेहरगढ़ से ही है। ठीक है, अगले फैक्ट में हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, IVC के बारे में। इसमें क्या देखने वाले हैं हम, उसके ईंटों के बारे में। यहाँ पे जो है पक्की और कच्ची दोनों प्रकार के
ईंटों का प्रयोग जो है निर्माण कार्य में किया जाता था। पक्की ईंटों का सामान्यतः जो है आपका अनुपात रहता था 4:2:1 के में, मतलब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट जो था वो था उसका 4:2:1। कालीबंगन जो लोकेशन है, ठीक है, वहाँ से जो है अलंकृत मतलब डेकोरेटेड जो है ईंट का जो है साक्ष्य मिला है, और चनहुदरो से जो है आपका बक्राकार ईंटों का जो है साक्ष्य मिला है। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो सीरीज़, तो आप अदर कैंडिडेट के साथ में, एस्पिरेंट के साथ में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मुझे किन टॉपिकों पे वीडियो बनाना चाहिए और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो थैंक यू।